क्या था उस सीलबंद लिफाफे में जिसने पूरे परिवार की सांसें रोक दी? जब बॉलीवुड के हीरो धर्मेंद्र के जाने के बाद उनके घर में गहरा सन्नाटा छा गया तो हर कोई उनकी यादों में खो गया। लेकिन इसी बीच अचानक एक सीलबंद लिफाफा उनके कमरे की अलमारी से निकला और उस पर लिखा था, मेरी वसीयत मेरे जाने के बाद खोलना। जैसे ही यह लिफाफा खुला, पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर चेहरा जैसे जम सा गया, हर सांस थम गई और हर दिल में बेचैनी भर गई। इस लिफाफे में छुपा था धर्मेंद्र के आखिरी विचार, उनका प्यार, उनका डर, उनका पछतावा और उनकी सबसे बड़ी कोशिश कि वे अपने परिवार को हमेशा एकजुट रखें। इसके हर शब्द ने उन रिश्तों के दर्द को उभार दिया जिन्हें सालों तक सहा गया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कागज, एक ही लिफाफा पूरे परिवार की खुशियों और भावनाओं को हिलाकर रख सकता है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस लिफाफे में किस किस का नाम लिखा था, किसे धर्मेंद्र ने अपनी संपत्ति में हिस्सा दिया और कौन थे वे लोग जिनकी आंखों में खुशी और आंसू एक साथ छलक पड़े। धर्मेंद्र के जाने के बाद उनके घर का माहौल किसी सुनामी से कम नहीं था। फिल्मी दुनिया उनके इस अचानक चले जाने के सदमे में डूबी हुई थी, लेकिन घर के अंदर जो खामोशी और भारीपन था वह किसी तूफान से कम नहीं था। हर कोना, हर कमरा, हर दीवार उनके साथ बिताए गए पलों की गवाही दे रहा था। परिवार के सदस्य एक दूसरे की तरफ देख तो रहे थे, लेकिन किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। जैसे हर सांस रुक सी गई हो, हर कदम थम गया हो। इसी बीच उनके कमरे की अलमारी में एक सीलबंद लिफाफा मिला, जिस पर साफ लिखा था, मेरी वसीयत मेरे जाने के बाद खोलना। ये लिफाफा देखने के बाद कमरे में मौजूद हर इंसान की धड़कनें तेज हो गईं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, ये धर्मेंद्र की भावनाओं, उनके डर, प्यार और परिवार को जोड़ने की अंतिम कोशिश का प्रतीक था। जैसे ही लिफाफा खोला गया, सबसे पहला नाम सामने आया, प्रकाश कौर। धर्मेंद्र ने स्पष्ट रूप से लिखा कि उनकी आधी संपत्ति प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों सनी, बॉबी, अजीता और विजेता को दी जाए। ये पंक्ति पढ़ते ही कमरे में जैसे एक हल्की राहत की लहर दौड़ गई। वर्षों से उनके दिल में दबा हुआ सवाल और डर कि क्या पिता दूसरी शादी के बाद उन्हें बराबरी का हक देंगे, मिट गया। धर्मेंद्र की लिखावट ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका पहला परिवार हमेशा उनके लिए सर्वोच्च रहा। यह पंक्ति प्रकाश कौर और उनके बच्चों के दिल में लंबे समय से जमे घाव को भरती हुई लग रही थी। लेकिन जैसे ही अगली पंक्ति पढ़ी गई, माहौल में अचानक बदलाव आ गया। धर्मेंद्र ने अपनी बाकी आधी संपत्ति हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा और आहाना को देने की बात लिखी थी। यह सुनकर कमरे में भारी चुप्पी छा गई। सबकी निगाहें हेमा पर टिक गईं, उनकी आंखें भर आईं, होंठ हल्के कांपने लगे। हेमा ने कभी किसी चीज के लिए मांग नहीं की थी। उनका हमेशा कहना था कि उन्हें केवल धर्मेंद्र का साथ और सम्मान ही पर्याप्त है। लेकिन आज धर्मेंद्र की वसीयत ने उन्हें वह सम्मान और मान्यता दी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईशा और आहाना तुरंत अपनी मां का हाथ थामकर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी मां की वे अनकही भावनाएं देखीं, जिन्हें शायद ही किसी ने समझा था। उन्होंने महसूस किया कि हेमा ने कितने संयम, मर्यादा और धैर्य के साथ हर रिश्ते को निभाया, हर दर्द को अपने अंदर दबाया और परिवार के लिए हमेशा खुद को पीछे रखा। कमरे में मौजूद हर शख्स अब धर्मेंद्र की सोच और उनकी दूरदर्शिता को महसूस कर रहा था। यह वसीयत केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं थी, ये प्यार, सम्मान, संतुलन और परिवार की अहमियत का अंतिम संदेश था। इस लिफाफे ने न सिर्फ प्रकाश कौर और उनके बच्चों को सुकून दिया, बल्कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को यह एहसास दिलाया कि उनके परिवार की जगह हमेशा धर्मेंद्र के दिल में विशेष रही। सबकी निगाहें एकदम से सनी देओल की ओर मुड़ गईं। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। सनी हमेशा से भावुक स्वभाव के रहे हैं। पिता के लिए उनके दिल में अपार प्रेम भी था, कहीं कहीं छुपा हुआ गुस्सा भी और सालों से चुभता एक दर्द भी। उन्होंने अपनी मां प्रकाश कौर का वह शांत त्याग, वह चुपचाप सहा गया संघर्ष बहुत करीब से महसूस किया था। पिता की दूसरी शादी उनके लिए एक ऐसा घाव रही जिसे उन्होंने कभी जुबान पर नहीं लाया, लेकिन वह दर्द उनके भीतर हमेशा से मौजूद था। लेकिन जब उन्होंने वसीयत में अपने पिता द्वारा लिखी गई पंक्तियां पढ़ी, दोनों घर हमेशा एक रहें, मेरे बाद कोई कलह न हो, तो उनके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी। भीतर कितनी ही उथल पुथल थी, पर इस एक वाक्य ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने हल्का सा सिर झुका लिया, मानो एक बेटे ने चुपचाप अपने पिता की अंतिम इच्छा को स्वीकार कर लिया हो। उस क्षण कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में रिश्तों की असली तस्वीर साफ झलक रही थी। कहीं टीस थी, कहीं मोह था और कहीं एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास। इसी बीच अचानक हेमा मालिनी की आवाज आई, धीमी, भरी हुई, लेकिन बेहद सच्ची। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास जो है वही मेरे लिए काफी है। मुझे बस धर्म जी की यादें चाहिए। उनके शब्दों में एक कंपन था जो भीतर छिपे भावों को उजागर कर रहा था। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। बहुत कम लोग जानते थे कि बाहरी रूप से मजबूत और गरिमामयी दिखने वाली हेमा का दिल भीतर से कितना कोमल और संवेदनशील है। जब हेमा मालिनी अंतिम विदाई के लिए श्मशान घाट पहुंची, उनकी आंखें नम ही नहीं बल्कि रात भर रोने की थकान से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। चेहरा आंसुओं से भीगा था, पर उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। वे जोर जोर से नहीं रोईं, लेकिन उनके चलने का अंदाज, उनकी धीमी सांसें और खाली निगाहें इस बात की गवाही दे रही थीं कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे मजबूत सहारा खो दिया है। लोगों के बीच फुसफुसाहट थी कि धर्मेंद्र की यह वसीयत हेमा के लिए किसी दौलत से बढ़कर है।
यह एक पति का अपनी पत्नी के लिए छोड़ा हुआ अंतिम प्रेम पत्र है। इसके बाद परिवार ने मिलकर धर्मेंद्र की पूरी संपत्ति का विवरण देखा। आंकड़ों के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ 335 करोड़ से 450 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई थी। मगर यह विरासत सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं थी, यह उनकी मेहनत की कहानी थी, संघर्ष की पगडंडी थी, उनका चमकदार स्टारडम था और अनगिनत यादों का खजाना था। जुहू में स्थित उनका भव्य बंगला करोड़ों में था, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ उसकी दीवारों से नहीं बल्कि उन पलों से थी जो अंदर सांस लेते थे। यही वह जगह थी जहां रात रात भर फिल्मी स्क्रिप्ट्स पर बहसें होती थीं, जहां मेहमानों की रौनक बनी रहती थी, जहां सनी देओल और बॉबी देओल ने अपनी पहली सफलताओं का उत्सव मनाया था। उस घर की दीवारें आज भी उनकी ठहाकों और बातचीत की आवाजों को जैसे संजोए हुए हैं। इस घर की भावनात्मक कीमत किसी भी रकम से कहीं ऊपर थी। उनका फार्म हाउस तो जैसे एक अलग ही दुनिया था। वहां आम के पेड़ उन्होंने खुद लगाए थे। खेतों की मिट्टी को हाथों से छूना उन्हें सुकून देता था। वे हमेशा गर्व से कहते थे, मैं दिल से किसान हूँ। उनके लिए खेती जुनून थी और फिल्म इंडस्ट्री उनकी जिम्मेदारी। फार्म हाउस में उन्होंने अनेक यादों को जन्म दिया। दोस्तों संग बिताई शामें, परिवार के साथ हंसी से भरी पिकनिक और अकेले बिताए वो शांत पल जिनमें वे खुद से बातें करते थे। वहां की सरसराती हवा आज भी मानो उनका नाम दोहराती है। उनकी विरासत का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था विजेता फिल्म्स, उनका प्रोडक्शन हाउस। बेताब, घायल, धर्मवीर, चाचा भतीजा जैसी फिल्में इसी बैनर के नीचे बनी और परिवार की कड़ी मेहनत, जुनून और एकता की मिसाल बन गईं। विजेता फिल्म्स उनके लिए सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं था, बल्कि वह सपना था जिसे धर्मेंद्र ने अपने हाथों से आकार दिया और बाद में अपने बच्चों के भरोसे सौंपकर चैन महसूस किया। यह उनके करियर, विश्वास और परिवार को जोड़ने वाली एक मजबूत डोर थी। देश भर में फैली उनकी संपत्तियां, लग्जरी गाड़ियां और सोच समझकर किए गए निवेश, इन सब के पीछे उनकी दूरदर्शिता छुपी हुई थी। लेकिन इन सब में सबसे अधिक भावनात्मक महत्व उनके जुहू स्थित बंगले का था। उन्हें इस बात की चिंता अक्सर सताती थी कि आने वाले समय में इस घर को लेकर परिवार के बीच किसी तरह का मतभेद न हो। इसलिए उन्होंने वसीयत में साफ तौर पर लिखा कि यह बंगला किसी एक की निजी संपत्ति नहीं होगा। यह घर उस पूरे परिवार का है जिसने यहाँ उनके साथ अनगिनत यादें घड़ी थीं। उनके अनुसार यह मकान ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि रिश्तों का प्रतीक था, इसलिए इसे कभी भी विवाद का कारण नहीं बनना चाहिए। असल में धर्मेंद्र की पूरी वसीयत का सार एक ही बात पर टिका था, दो परिवार नहीं, एक ही विरासत। पूरे जीवन में उन्होंने प्यार दिया, सम्मान दिया और अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। कुछ गलतियां की पर उन्हें स्वीकार भी किया। उनके दोनों परिवार उनके दिल के बेहद करीब थे और अंतिम समय में उन्होंने दोनों को बराबर की जगह दी। यही वजह थी कि यह वसीयत धन संपत्ति का बंटवारा नहीं लगती, बल्कि एक पिता की अंतिम सीख जैसी प्रतीत होती है। रिश्तों को टूटने मत देना, क्योंकि सम्मान और एकता सबसे बड़ी पूंजी है। आज भी जब परिवार इस वसीयत को याद करता है, उन्हें पैसों का लेखा जोखा नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसे इंसान का दिल दिखाई देता है जिसने अपने अंतिम दिनों में भी अपने लोगों को जोड़े रखने की कोशिश की। धर्मेंद्र केवल ही मैन नहीं थे, वे गहन संवेदनशीलता वाले, सोचने समझने वाले और दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आखिरी पंक्तियों में भी प्रेम ही बांटा। विजेता फिल्म्स की शुरुआत भी किसी साधारण व्यापारिक सोच से नहीं हुई थी, बल्कि एक पिता के उस सपने से जिसमें वे अपने बच्चों को उसी दुनिया में स्थापित देखना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने जीवन भर मेहनत और संघर्ष किया था। 8वें दशक की शुरुआत में जब धर्मेंद्र ने विजेता फिल्म्स की स्थापना की, तब वे केवल एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत विरासत गढ़ रहे थे। इस बैनर की पहली फिल्म बेताब थी, जिसने सनी देओल को बतौर अभिनेता पहली बार बड़े पर्दे पर उतारा। फिल्म रिलीज होते ही उम्मीदों को पीछे छोड़कर ऐसी कमाई की कि सिनेमा घरों के बाहर दर्शकों की लंबी कतारें लग गईं। उसी पल लोगों ने महसूस कर लिया कि देओल परिवार को एक नया चमकता सितारा मिल गया है। बेताब की धमाकेदार सफलता ने धर्मेंद्र के हौसले को और स्थिर किया। इसके बाद जब घायल आई तो उसने सनी देओल को एक्शन के सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया। यह फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई, बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई। अवार्ड्स की बारिश हुई, तारीफें मिलीं और हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था। विजेता फिल्म्स में धर्मेंद्र ने खुद को सिर्फ निर्माता की भूमिका तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने बेटों को प्रोडक्शन की बारीकियां सिखाईं, कैसे सही स्क्रिप्ट चुनी जाती है, शूटिंग का प्लान कैसे तैयार होता है, रिलीज की रणनीति कैसे बनाई जाती है। इन सभी अनुभवों के साथ विजेता फिल्म्स धीरे धीरे एक मजबूत और बड़ा प्रोडक्शन ब्रांड बनकर उभरा। फिल्मों से कमाई को भी धर्मेंद्र ने बेहद समझदारी से संभाला। उन्होंने इसे रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट बिजनेस में लगाया और जहां जहां निवेश किया वहां सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि भरोसे की मजबूत नींव बनाई। आज देओल परिवार जिस विशाल जायदाद और बड़े बड़े निवेशों का मालिक है, उसकी नींव में विजेता फिल्म्स की वह शुरुआती उड़ान सबसे मजबूत ईंट बनकर मौजूद है। धर्मेंद्र का कारों से लगाव भी किसी शाही ठाठ बाट जैसा नहीं था,
बल्कि एक साधारण इंसान की तरह जो अपने सफर की छोटी छोटी खुशियों से भी जुड़ा रहता है। अपने लंबे फिल्मी सफर में उन्होंने कई क्लासिक और लग्जरी गाड़ियां खरीदी, पुरानी फियाट से लेकर शानदार मर्सिडीज बेंज तक। मगर उनके लिए कारें सिर्फ दिखावे की वस्तु कभी नहीं थीं। वे अक्सर कहा करते थे कि उन्हें वही गाड़ियां पसंद हैं जो मजबूत चलें, फिर चाहे वो एक साधारण टैक्सी जैसी कार ही क्यों ना हो। इन कारों ने उनके जीवन के अनगिनत पल अपने भीतर समेटे। स्टूडियो से जूहू वाले बंगले की शामें, लोनावला के फार्म हाउस तक के शांत सफर, रात की शूटिंग के बाद मुंबई की खाली सड़कों पर चलती ठंडी हवा, सबका एहसास इन कारों ने महसूस किया। आज भी देओल परिवार के गैराज में उनकी कुछ पसंदीदा कारें याद के रूप में सहेज कर रखी गई हैं। लेकिन असली हलचल उस वसीयत ने मचाई जिसे धर्मेंद्र ने अपने अंतिम दिनों में बड़ी गहराई से तैयार किया था। जब वह सीलबंद दस्तावेज खोला गया तो खासकर लोनावला के 100 एकड़ वाले फार्म हाउस का जिक्र पढ़कर परिवार में सबसे ज्यादा चर्चा फैल गई। उन्होंने साफ लिखा था कि यह पूरा फार्म हाउस प्रकाश कौर और उनके बच्चों के नाम किया जाता है। यह फैसला किसी क्षणिक भावना का परिणाम नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का सोचा समझा निर्णय था जिसने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ बिताए लंबे सफर को हमेशा दिल में संजो कर रखा। वह फार्म हाउस सिर्फ जमीन नहीं था, ये वही जगह थी जहां सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने बचपन की शरारतें की थीं, जहां पूरे परिवार ने त्योहारों की रौनक के बीच अनगिनत खुशियां मनाई थीं, जहां धर्मेंद्र की जिंदगी की सबसे मूल्यवान यादें मौजूद थीं। इसलिए उस जगह को अपनी पहली पत्नी और पहले परिवार के नाम करना उनके दिल का फैसला था। न इससे किसी के साथ नाइंसाफी थी, न कोई चाल, बस एक गहरी भावनात्मक डोर। इसके बाद बात पहुंची उनकी कुल संपत्ति तक। जूहू का मशहूर बंगला, प्रोडक्शन हाउस की कमाई, फिल्मों से मिलने वाली रॉयल्टी, कई राज्यों में किए गए निवेश और उनके नाम पर जुड़े अनगिनत एसेट्स। बाहर की दुनिया चाहे जैसे भी अनुमान लगाए, लेकिन धर्मेंद्र के दिल में दोनों परिवारों के लिए एक जैसा स्नेह था। वसीयत पढ़कर सनी और बॉबी को भी एहसास हुआ कि उनके पिता का इरादा 2 घरों को अलग करने का नहीं था, बल्कि दोनों परिवारों के रिश्तों को एक धागे में पिरोकर रखने का था। कई क्षणों में सनी को पुरानी बातें याद आ जाती थीं, माँ का दर्द, दूसरी शादी की टीस और समाज की आलोचनाएं। लेकिन उस दिन उन्होंने सिर झुकाकर मान लिया कि पापा ने जो भी किया उसने परिवार को टूटने नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर हेमा मालिनी की आंखें नम थीं। उन्होंने बस धीरे से कहा, मुझे सिर्फ धर्म जी की यादें ही काफी हैं, दौलत से मेरा कोई वास्ता नहीं। इस कहानी में धर्मेंद्र जी की वसीयत, संपत्ति के बंटवारे, परिवार की प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक पलों से जुड़ी कई बातें मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया चर्चाओं पर आधारित हैं। इन घटनाओं के बारे में परिवार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई है, न ही वसीयत के वास्तविक कंटेंट, न संपत्ति के विभाजन और न ही किस सदस्य को क्या मिला। इनमें से किसी भी बात को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। इसलिए वीडियो में बताए गए विवरणों को सिर्फ नैरेटिव या कहानी रूपांतरण के रूप में ही देखा जाए, न कि सत्यापित जानकारी की तरह। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन और कहानी प्रस्तुत करना है, न कि किसी तथ्य को अंतिम सच की तरह पेश करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।